आज हम इस वर्क से डिस्कस करेंगे एज एन ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एज एन ऑटोबायोग्राफी। आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोगों ने एलटी ग्रेड प्री की बुक से माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ा है या नहीं। जिन्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी बताइए। ओके, आप सभी लोगों को पढ़ना है और जब प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करना होगा। कुछ पॉइंटर्स को नोट डाउन करके फिर आप इसको रिवाइज करेंगे। स्पेशली जो मुझे समझ में आ रही है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिलोसॉफिकल एसेस जितने भी हैं, जैसे हम एजी गार्डनर की बात करें या इसके अलावा जब हमने बर्टन रसेल का पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये 4 ऐसे हैं जहां पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां से आप सभी को पॉइंटर्स प्रिपेयर करने हैं और फिर उनकी मदद से एक दो कोटेशन आपको कोरिलेट करते हुए पॉइंट्स को इलाबोरेट करने हैं। बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, सिंपल लैंग्वेज ही यूज करनी है। ओके, तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग द क्लास। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी इज अ यूनिक एंड अनकन्वेंशनल ऑटोबायोग्राफी। अनकन्वेंशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ की जो कमियां हैं या जो इनके अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट किया है और उनको भी शेयर किया है। ओके, दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइफ नैरेटिव। और ये जो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये ट्रेडिशनल लाइफ नैरेटिव से थोड़ी सी डिफरेंट भी है। ओके, rather than presenting a chronological account of achievements, गांधी फोकसेस ऑन हिज मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये आपको थोड़े से कीवर्ड्स याद करने हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, सिर्फ ये उसी को ही क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं बताते, बल्कि इन्होंने अपना मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे किया, जो स्टेप बाय स्टेप जो इनकी लाइफ में चीजें हुई वो बताया है, और जिसकी वजह से ये वर्क काफी इंट्रोस्पेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपने बाकी के क्वेश्चंस पढ़े हैं। यहाँ पे आप डिस्टिंक्टिव फीचर देखते हैं, वो है ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इन्होंने अपनी वीकनेस को, अपनी फेलियर्स को, अपने मॉरल लैप्सेस को, जो कि इन्होंने चाइल्डहुड में की या एडल्टहुड में की, वो सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं, अपनी मिस्टेक्स, अपने पर्सनल स्ट्रगल्स बताए हैं। ओके, एंड ये जो कैंडिड सेल्फ रेवलेशन है, ये इनके वर्क को बाकी के ऑटोबायोग्राफी से अलग करता है। इन्होंने पूरी ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी के साथ चीजों को बताया है, और जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाकी के जो ऑथर की जो ऑटोबायोग्राफी, वहां पे उनकी लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता है, यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी इन्होंने ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे गांधी जी का जो पर्पस है वो कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, बल्कि इस वर्क में, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जो भी किया अपनी लाइफ में वो दिखाते हैं। एंड ही ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ ट्रूथ कैन बी रियलाइज थ्रू कॉन्स्टेंट एफर्ट, कि एक ट्रूथ को हम अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं कांस्टेंट एफर्ट के माध्यम से। दूसरा आपको देखिए तरीका दिखेगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जो कि हमने पहला क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, कि इनकी लाइफ एक सीरीज रही एक्सपेरिमेंट्स का विथ ट्रूथ। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ट्रूथ के साथ, जहां पे हर एक्सपीरियंस एक लेसन का काम करता है। अगर इन्होंने कुछ तरीका अपनाया, उसमें वो फेलियर हो गए, तो भी उन्होंने कुछ सीखा, और अगर उसमें उनको सक्सेस हासिल हुई तो भी कुछ सीखा। सो दिस साइंटिफिक एटीट्यूड गिव्स द ऑटोबायोग्राफी अ यूनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज अराउंड मॉरल इंसाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो मॉरल इंसाइट पे बेस्ड है, रादर देन मेयर इवेंट्स। केवल घटनाओं पे बेस्ड नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से, और इस तरह से इनका जो नैरेटिव है वो एक एथिकल टेस्टिंग का, पर्सनल ग्रोथ का रिकॉर्ड बन जाता है। तो जितने भी वर्ड्स में सर्किल करते जा रही हूँ ये आपके आंसर्स के कीवर्ड्स होंगे। इस ऑटोबायोग्राफी की जो लैंग्वेज है वो सिंपल एंड डायरेक्ट है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और देखते जा रहे होंगे कि जहाँ पे हम जितने भी पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, हर पैराग्राफ में एक पॉइंट है जिसे इलाबोरेट किया गया। तो आप लोगों को सभी को, जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, और ये आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है। सिर्फ आप डेली की प्रैक्टिस में इस चीज को नहीं करेंगे, बल्कि आपको एग्जाम में भी इसी चीज को ध्यान रखना है कि आप एक पॉइंट को एक पैराग्राफ में इलाबोरेट करेंगे। कोई कोटेशन आपको याद आ रही है तो उसको उसी के साथ आप वैलिडेट करते हुए लिखेंगे। विच रेफ्लेक्ट्स गांधीज कमिटमेंट टू क्लैरिटी एंड सिंसियरिटी। तो ये इन्होंने अपना जो कमिटमेंट दिखाया है कि हमारी लाइफ में हम क्लैरिटी के साथ चीजों को हम रखेंगे, इवन
इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उस चीज को दिखाया, चीजों को हमेशा क्लैरिटी और सिंसियरिटी के साथ दिखाया, तो ये आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलता है। और इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट की है उसको यहाँ पे दिखाया नहीं है। He avoids literary embellishment and focuses on conveying his ideas effectively. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे कोई लिटरेरी तरीका नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो कोई आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें सीखी उसको वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी आपको डेकोरेटिव टोन भी नहीं दिखती है। एम्बेलिशमेंट मतलब हम कह सकते हैं कोई भी डेकोरेटिव टोन या बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आपको टोन नहीं दिखती है। एंड यहाँ पे उन्होंने अपने आइडियाज को क्लियरली कन्वे किया है। तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो कहीं ना कहीं इनहेंस करती है ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज वर्क एंड मेक्स इट एक्सेसिबल टू द ऑडियंस। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? प्लीज बताइए आप लोग, ये से नो सभी लोग। ओके, मोर ओवर द ऑटोबायोग्राफी हैज अ डायडेक्टिक पर्पस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ऑटोबायोग्राफी की टोन भले ही डायडेक्टिक ना हो, बट इसका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो जाती है इनकी ऑटोबायोग्राफी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर चीज में ऑनेस्टी सिंसियरिटी दिखाई है और इन्होंने अपनी लाइफ में जो तरीके भी अपनाए वो भी मॉरल ग्राउंड पे रहे हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रीडर्स को इंस्पायर किया है टू अडॉप्ट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन देयर ओन लाइफ। And this way this work functions not only as a personal narrative but also as a moral guide. तो इस तरह हम देखते हैं कि ये वर्क जो है वो केवल पर्सनल नैरेटिव पे नहीं बल्कि मॉरल गाइड के तौर पे भी काम करता है। ओके, कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि ये जो ऐसे नॉट ऐसे ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये कोई एक साधारण ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें हम देखते हैं पर्सनल हिस्ट्री को फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन के साथ कंबाइन किया है। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ के जो भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है वो भी दिए हैं, तो आपको बहुत जगह रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी दिखता है कि इन्होंने मॉरल एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस किया है और इस तरह ये केवल लिटरेचर में ही नहीं बल्कि एथिकल लेवल पे भी ये वर्क इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे इनके वर्क से, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से डिस्कस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरलिटी इन लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एज डिपिक्टेड इन द ऑटोबायोग्राफी। एक क्वेश्चन है आपके लिए सत्याग्रह पे, तो सत्याग्रह वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से पढ़ेंगे और उसके कुछ पॉइंट्स को जो भी एक जनरल क्वेश्चन दिया जाता है आपको वहां पे आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है और उसी के जो भी आंसर्स आप जो भी पॉइंटर्स सीखते हैं उन्हें आप बाकी के क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरलिटी इन गांधीज लाइफ एज डिपिक्टेड इन द ऑटोबायोग्राफी। सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरलिटी ये दोनों जो है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट रह रहे हैं इनकी लाइफ में, महात्मा गांधी के लाइफ में, एज डिपिक्टेड इन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ पॉइंट ये भी गलती कर सकते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन में ये गलती करते हैं, जो भी चीज पूछी गई है डायरेक्ट वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और इंट्रोडक्शन में वर्क का या राइटर का नाम मेंशन नहीं किया या कुछ और ऐसे आइडियाज मेंशन नहीं किए जहां से एक यूनिवर्सल चीजें आपको नजर में आए या कुछ कीवर्ड्स नजर आए, जिसपे मैंने हर बार फोकस किया है। तो आप लोग को इस चीज का भी ध्यान देना है। ठीक है, और ये कोटेशन मार्क तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज इसका भी ध्यान दीजिए। गांधी बिलीव दैट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर वन थॉट डिजायर्स एंड एक्शंस। क्या हमको देखने को मिलता है, इन्होंने हमेशा ट्रुथ की खोज, ट्रुथ को फॉलो करना, इसी को ही बताया है अपने वर्क में, अपनी लाइफ में इसी को अपनाया है। और उनका कहना है कि जो ट्रुथ का जो रास्ता है उसमें बहुत ज्यादा हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। और नियम क्या होते हैं कि हमारे जो थॉट हैं, जो हमारी डिजायर्स है और जो हमारे एक्शन है वो काफी कंट्रोल्ड होते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि उनकी लाइफ जो थी वो एक टेस्टामेंट बन जाती, किस चीज का टेस्टामेंट बन जाती है, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल लिविंग एंड पर्सनल रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, पर्सनल बहुत सारी चीजें थी उनकी लाइफ में जिसमें उन्होंने कंट्रोल किया और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंटेशन बना लिया। ओके, Gandhi's emphasis on self discipline is evident in daily practices and vows। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में
निश्चय किया कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या ऐसे अपनी लाइफ को जीना है, तो हमें इनकी लाइफ में, लाइफ के हर पहलू में वो चीज नजर आती है। ओके, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी ड्रेस में, उनकी डाइट में, इवन उन्होंने अपने लाइफ के मटेरियल जो भी कंफर्ट है उन्हें रिजेक्ट किया, और उनका जो एक्सपेरिमेंट्स दिखे हमें फूड के साथ, स्पेशली हमने जिस पे बात करी कल, वेजिटेरियनिज्म पे बात करी, फास्टिंग पे बात करी, उन्होंने जो वेगनिज्म है उसे अपनाया। इससे हमें क्या दिखता है कि जो उनका एक्सपेरिमेंटेशन था वो केवल फिजिकल प्रैक्टिसेस ही नहीं बल्कि मॉरल एक्सरसाइज भी हमें दिखी, जो कि माइंड और बॉडी को प्योरीफाई करने की दिशा में था। सिमिलरली उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक प्रतिज्ञा ली थी, एक डिसीजन लिया था, हिज वॉ ऑफ सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य का, वो उनकी कमिटमेंट दिखाता है टू कंट्रोलिंग डिजायर्स एंड फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये जितने भी पॉइंटर्स हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करें ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक ही क्वेश्चन में देखें तो आपको एक ही क्वेश्चन में आंसर करने हैं। इन सभी पॉइंटर्स को आप मॉडिफाई करके आप किसी भी आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेन आपको कोड दिखेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्से के तौर पे। मॉरलिटी भी हम देखते हैं, मॉरलिटी जो है वो भी ट्रुथ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, इट इज इंसेपरेबल पार्ट ऑफ ट्रुथ। एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट एथिकल कंडक्ट इज एसेंशियल फॉर रियलाइजिंग ट्रुथ। एथिकल कंडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है ट्रुथ को रियलाइज करने के लिए। वन मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू मॉरल प्रिंसिपल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को मॉरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। मॉरलिटी को जरूर ध्यान दिया है इन्होंने। His adherence to honesty, non-violence and compassion, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नॉन वायलेंस, कंपैशन, ऑनेस्टी, ये 3 चीजों का इन्होंने अपनी लाइफ के हर पहलू पे ध्यान दिया है, जो कि उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट, जो कि मॉरल वैल्यूज के लिए हमें दिखने को मिलता है, और वो इनके लाइफ के हर पहलू में नजर आता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो हाईलाइट्स गांधीजी's willingness to learn from his mistakes। तो ये पॉइंट आप हम सभी के लिए कहीं ना कहीं कोरिलेट फॉर्म में है। हम सभी कोरिलेट कर सकते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बहुत लोग अपनी लाइफ में जब गलतियां करते हैं तो उन्हें निराशा होती है। आप सभी लोग असाइनमेंट भेजते हैं, डेली कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग उससे निराश होते, बल्कि आप लोग का ये रहता है एटीट्यूड कि अब हमें ये गलतियां तो नहीं फॉलो करनी है या ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो यही चीज लाइफ के हर पहलू में हमें देखने को मिलती है। ओके, he does not present himself as perfect but seeker striving for moral improvement। ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने को परफेक्ट नहीं दिखाया है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जो कि अपनी लाइफ में मॉरल इंप्रूवमेंट की तलाश में है। एंड ये जो ह्यूमिलिटी है, इनकी जो विनम्रता है, ये इस आइडिया को अंडरस्कोर करती है दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रादर देन फिक्स्ड अचीवमेंट। की जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फिक्स्ड अचीवमेंट नहीं है। हमेशा हमें अपनी लाइफ में हर स्टेप पे सीखना पड़ता है। फर्दरमोर गांधीजी's पर्सनल डिसिप्लिन एक्सटेंड टू हिज पब्लिक लाइफ। और हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि गांधी जी की जो पर्सनल लाइफ का जो डिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ तक से सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पब्लिक लाइफ तक भी एक्सटेंड होता है। ओके, जैसे हमने आगे देखा था सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन जो इनका था, ओके, नॉन वायलेंस की पॉलिसी, ये सब हमें इनके आगे की भी पब्लिक लाइफ के स्पेयर में भी हमें ये देखने को मिलती है। His leadership in political movement is grounded in ethical principle। तो इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट की जो भी लीडरशिप थी, इनके एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, जो कि ये दिखाता है कि मॉरलिटी सोशल और पॉलिटिकल एक्शन में भी हमें गाइड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मॉरलिटी केवल पर्सनल लेवल पे ही हो सकती है, बल्कि मॉरलिटी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन में भी हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इनकी जो सत्याग्रह की प्रैक्टिस, सत्य के लिए आग्रह, मतलब कभी भी इन्होंने जो भी अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, कभी भी फोर्सफुली चीजों को नहीं किया है, बल्कि एक आग्रह फॉर्म में किया है। तो ये भी इनके डिसिप्लिन और मॉरल अप्रोच को दिखाता है। ओके, कंक्लूजन में देखिए, इन कंक्लूजन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पोर्ट्रेज सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरलिटी एज एसेंशियल टूल इन द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लास्ट में हम कह सकते हैं जो भी हमने पॉइंटर्स डिस्कस किए,
कंक्लूजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो आपने मेन बॉडी में लिखा आप उसी पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पोर्ट्रेज सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरलिटी एज एसेंशियल टूल इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि आपने पूरे ऑटोबायोग्राफी में यही समझा होगा कि सत्य की एक खोज में रहते हैं, सत्य की तलाश, या सत्य मतलब कोई एक झूठ सच वाली बात नहीं है, बल्कि एक आइडियल स्टेट। Gandhiji's life illustrates that true greatness lies not in external success but in inner strength and ethical integrity, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस जो है वो केवल एक्सटर्नल सक्सेस में नहीं है। तो ये पॉइंट हमने किस वर्क में डिस्कस किया था, आप बताएंगे? एक्सटर्नल सक्सेस की जहां पे सिर्फ वैल्यू नहीं की गई है बल्कि इनर स्ट्रेंथ, एथिकल इंटीग्रिटी, मॉरल ग्राउंड, पीस ऑफ माइंड, सबको वैल्यू दी गई है। बताइए आप लोग कौन मैम सा हैरियत में नहीं, हमने जब रोड टू हैप्पीनेस पढ़ा था वहां पे भी हमने इन चीजों की चर्चा की थी, ठीक है। जहां पे हमने बात की थी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस ही हमें हैप्पीनेस नहीं देती बल्कि हमारे जो इनर लाइफ है, जो एथिकल है, हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। आई होप आप लोग इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हैं, ओके। तो अब आप बताइए कि क्या आपको इस ऐसे में या कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखिए प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज इस फिलोसॉफिकल जो टेक्स्ट है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक तरीका है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग को कैसे आंसर करना है, इसलिए मैं आंसर आपको शेयर करती हूँ, रीड करती हूँ, पॉइंटर्स हैं उसे हाईलाइट करती हूँ। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है तो वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को बताइए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लीफ। ओके, द लास्ट लीफ की जो पीडीएफ है वो आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आई थिंक एक ऐसे नॉट ऐसे एक वर्क आपका बच रहा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसे एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास फिर बहुत लेंदी हो जाएगी आप लोगों के लिए, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको भी कल डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन विजिबल है या नहीं, आप लोग प्लीज बताइए। यस मैम, विजिबल है। ये 9th क्लास में प्रेस्क्राइब है, आप में से कुछ लोग 9th क्लास में भी पढ़ाते हैं आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 9th क्लास में प्रेस्क्राइब है, द लास्ट लीफ मूवमेंट्स की बुक में है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका टाइटल के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कुछ सिंबल जो हैं, जो जैसे सिंबल से अगर आप देखें तो ये जो लीफ है यही एक सिंबॉलिक रेफरेंस है। आप लोग बता सकते हैं लीफ किसका सिंबल है? लाइफ समय लाइफ का ये एक हम कह सकते हैं एक होप है, जो लीफ है वो एक होप है। आपने अगर देखा होगा तो पहले तो ये बताइए यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन से हैं और कौन है जिसकी पूरी लाइफ इस पत्ती पे, इस लास्ट लीफ पे डिपेंडेंट थी? शू एंड जॉन्सी है मैम। शू एंड जॉन्सी। जॉन्सी मैम। यस, बहराम शू एंड जॉन्सी। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहराम, स्यू एंड जॉन्सी केवल 3 ही कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा बड़े हम सेटिंग नहीं देखते, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं देखते। तो अगर हम ओ हेनरी की बात करें, आपने इसके अलावा एक और भी स्टोरी पढ़ी है जो कि सेक्रीफाइस पे बेस्ड है, जहां पे हम 2 कैरेक्टर देखते हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेके जाते हैं। अभी मुझे इस स्टोरी का टाइटल नहीं याद है, बट बहुत अच्छी स्टोरी है। क्रिसमस में दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। वाइफ अपने बालों को बेचकर अपने हस्बैंड की वॉच के लिए चेन ले जाती है, और उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उस चेन को बेच के उनकी वाइफ के लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम लेके जाते हैं। यस, गिफ्ट ऑफ मेजाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो भी आप लोगों के लिए, मतलब अभी के लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैसे इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ओ हेनरी का जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप देखें तो अगर सेटिंग वाइज देखें तो कोई सेटिंग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है,
कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 या 4 कैरेक्टर, 2 या 3 कैरेक्टर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा थीम जो हो रहती है वो यूनिवर्सल थीम आपको देखने को मिलेगी इनके वर्क की। अगर हम बात करें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इन्होंने हमेशा सिंपल ही रखी है। अगर आप बिना किसी के पढ़ाई भी पढ़ें तो आप स्टोरी आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ सिंबल्स जो कहीं ना कहीं एक डीप मीनिंग रखती है। तो इनके सभी वर्क में, दोनों ही वर्क, अगर मैंने जब गिफ्ट ऑफ मेजाई की बात करी तो वहां पे भी अगर आप देखें डीप मीनिंग समझ में आती है और लाइफ से रिलेटेड थीम इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। तो लास्ट लीफ जो है वो सिंबल ऑफ होप है, क्योंकि जॉन्सी जो कि बीमार थी वो हमेशा लीफ को काउंट करती थी और उसका कहना था कि जब ये पत्ती गिर जाएगी तो मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, थीम बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइटल बेस पे और सिंबल बेस पे बन सकते हैं द लास्ट लीफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ठीक है, द लास्ट लीफ। तो ये जो टाइटल है लास्ट लीफ ये हाईली सिंबॉलिक है और इस स्टोरी के मीनिंग के लिए काफी ये सेंट्रल है, क्योंकि पूरी स्टोरी ही आपकी लास्ट लीफ के चारों तरफ ही घूमती है। इट प्रेजेंट्स होप, सर्वाइवल, सेक्रीफाइस एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। आर्टिस्टिक अचीवमेंट आपको दिखती है बहराम के मास्टरपीस के थ्रू। होप, सर्वाइवल आपको कैसे दिखता है, जॉन्सी के थ्रू, उनका सर्वाइवल पूरा लीफ पे ही बेस्ड था। सेक्रीफाइस भी आपको बहराम के थ्रू दिखता है। ऑन द सरफेस द लास्ट लीफ रेफर्स टू द आईवी लीफ आउटसाइड जॉन्सीज विंडो। आईवी क्रीपर थी, ये आपको याद रखना है, जो कि जॉन्सी की विंडो के बाहर थी, जिसे वो देखती थी, काउंट करती थी। And she is suffering from pneumonia. As she suffered from pneumonia, she develops a strange belief that her life is connected to the falling leaves. निमोनिया की स्पेलिंग सभी लोगों को सही लिखनी होगी आंसर में, क्योंकि आज हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। उसके मन में पता नहीं कहां से बिलीफ आ जाता है कि उसकी लाइफ फॉलिंग लीव्स पे कनेक्टेड है, और उसका स्टेटमेंट क्या रहता है, When the last leaf once fall, I must go too. जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मेरी भी जिंदगी चली जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं डिस्पेयर और लॉस ऑफ विल दिखाता है। आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ने क्या बोला था शिव से, कि जॉन्सी की लाइफ की जो विल पावर है वो भी चली गई है। तो बोला जाता है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। निशांका ट्री नहीं मेंशन है, क्रीपर मेंशन है। क्रीपर क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा पेड़ हो जिसकी बेल हो तो वो क्रीपर होता है, ठीक है, आईवी क्रीपर है। However, the last leaf becomes more than just a natural object. तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे केवल एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमें एक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलता है। When all real leaves fall during a storm, क्या होता है, बहराम पेंट्स अ लीव ऑन द वॉल दैट लुक्स रियल। मतलब हम इसे कह सकते हैं 3D के तरीके से वो एक लीफ बनाते हैं जो बिल्कुल रियल दिखती है, और इतने तूफानी स्टॉर्म के बावजूद वो उस लीफ को बनाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें भी निमोनिया हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ये जो पेंटेड लीफ होती है ये गिरती नहीं है। तो ये यहाँ पे भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको परमानेंस ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, ओके, एंड लाइवलीनेस ऑफ आर्ट भी आपको देखने को मिलता है। इवन हार्श वेदर में भी ये लीफ गिरती नहीं है, और इसको देख के जॉन्सी को अपने ऊपर मतलब गुस्सा भी आता है कि इतनी छोटी सी पत्ती इसने हार नहीं मानी और मैंने हार मान ली। तो उसे रियलाइज होता है कि अब उसे गिव अप नहीं करना। तो जब आपके मन में आ जाती है कि अब मुझे गिव अप नहीं करना है, ओके, जब आपको गिव अप नहीं करना है तो फिर आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। Thus the last leaf symbolizes hope and resilience. तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में ऐड करने होंगे कि लास्ट लीफ जो है वो होप और रेजिलियंस को सिंबलाइज करता है। आपने रेजिलियंस 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में भी पढ़ा होगा। रेजिलियंस मतलब फाइट बैक की स्पिरिट। इट टीचेस जॉन्सी दैट लाइफ शुड नॉट बी अबंडेंट इजली। क्या ये सिखाती है कि लाइफ को हमें आसानी से अबंडेंट नहीं करना चाहिए। जैसे आप में से काफी लोगों ने मुझसे ये बात बोली है कि हम इस साल तैयारी कर रहे हैं, अब ये मेरा लास्ट चांस है। एलटी के लिए भी काफी लोगों ने मुझसे ये बात बोली कि अब ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगी, राइट। तो अगर आपने सोच लिया तो फिर आप नहीं देंगे, बट अगर आपके अंदर वो फाइट बैक वाली स्पिरिट है तो आप जरूर देंगे।
द लीफ बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर रिकवरी। तो हम क्या देखते हैं, जो लास्ट लीफ है ये उसकी रिकवरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक टर्निंग पॉइंट बनती है। जैसे ही वो लास्ट लीफ देखती है वो रिकवर होने लगती है। एट अ डीपर लेवल द लीफ रिप्रेजेंट बहराम सेक्रीफाइस एंड मास्टरपीस। इट इज द फाइनल एंड ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ हिज लाइफ। तो बहराम का सपना क्या था? अगर आप बहराम का सपना देखते तो बहराम का सपना था कि मैं अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाऊंगा। तो मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके इसको बनाया था, इसलिए मास्टरपीस बनता है। एंड आयरोनिकली ही अचीव आर्टिस्टिक सक्सेस ओनली थ्रू हिज डेथ, राइट? The leaf stands as a symbol of his love and selflessness. तो यहाँ पे लीफ जो है उनके लव, जॉन्सी के लिए जो उनका एक लगाव था वो दिखाता है और उनका सेल्फलेस एक्ट दिखाता है। Therefore, the title is deeply meaningful. It captures the essence of the story. तो जब आप लोग आंसर लिखेंगे आपको भी इस तरह हाइफन का यूज करना होगा। या तो आप हाइफन यूज कर सकते हैं या तो आप I.E. इस तरह लिख सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये जो टाइटल है वो इस पूरी स्टोरी की एसेंस को, या हम जिस्ट कह सकते हैं या हम कोर कह सकते हैं, कोर आइडिया इस स्टोरी का एनकैप्सुलेट करता है। वो क्या है? द पावर ऑफ होप एंड द ब्यूटी ऑफ सेक्रीफाइस। So we can say that the last leaf is not just a leaf but a life-saving symbol of faith and human compassion. ये लीफ केवल एक पत्ती ही नहीं है बल्कि एक सिंबल बनता है, एक फेथ का सिंबल और ह्यूमन कंपैशन का सिंबल। तो क्या आपको ये आंसर समझ में आया? कैसे इस आंसर को लिखना है अगर यहां से एक क्वेश्चन बनता है तो? ओके, इसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि जिस्ट ही यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इजी स्टोरी है आप लोगों के लिए। ठीक है। हाउ डज ओ हेनरी प्रेजेंट द थीम ऑफ सेक्रीफाइस एंड होप इन द लास्ट लीफ? डिस्कस। तो ये देखिए जो पॉइंट है यहाँ पे हम बहराम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करेंगे और होप जॉन्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओ हेनरी द लास्ट लीफ इज अ टचिंग स्टोरी, या हम कह सकते हैं पॉइगनेंट स्टोरी, इमोशनल स्टोरी दैट ब्यूटीफुली एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सेक्रीफाइस, होप एंड द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीलिंग पावर ऑफ आर्ट को दिखा रहा है, सेक्रीफाइस को दिखा रहा है, होप को दिखा रहा है। आपको पता है इसकी सेटिंग कहाँ है? एक आर्टिस्ट की कॉलोनी में, एक छोटी सी कॉलोनी है आर्टिस्ट की जहां पे इसकी सेटिंग है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 यंग वीमेन जिनका नाम है स्यू एंड जॉन्सी एंड एन ओल्ड पेंटर बहराम। ठीक है, 3 कैरेक्टर है, बस छोटी सी स्टोरी है। द सेंट्रल थीम ऑफ होप इज पोर्ट्रेट थ्रू जॉन्सी। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट मेंशन करना होगा। ठीक है, कि आपको किस कैरेक्टर के थ्रू होप दिख रही है, किस कैरेक्टर के थ्रू आप सेक्रीफाइस देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। Who falls seriously ill with pneumonia, जो कि बीमार पड़ जाती, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। एंड इन हर वीकेंड स्टेट, जब वो बीमार रहती है, ठीक है, इन हर डिजीज स्टेट भी हम कह सकते हैं, शी डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट हर लाइफ इज टाइड टू द आइवरी लीव्स फॉलिंग आउटसाइड हर विंडो। क्या हम देखते हैं कि उसने एक फीलिंग बना ली है कि मेरी जो लाइफ है वो पत्तियों से कनेक्टेड है। जैसे जैसे पत्तियां गिरती हैं उसकी जो एंग्जाइटी वो बढ़ती चली जाती है। She thinks that when the last leaf falls, she too will die. And this symbolizes her loss of hope and will to live. जो उसकी जीने की जो इच्छा थी, जो होप थी, वो खत्म हो गई, ये दिखा रहा है। Her condition worsens not barely because of illness, but due to her negative mindset. तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में निगेटिविटी अपना ली ना, तो आपकी तबीयत तो ऐसे ही खराब हो जानी है, या आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही खराब हो जाना है अगर आपने एक नेगेटिव अप्रोच अपनी लाइफ में रखा। तो आप सभी ने स्टोरी पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि किसी भी पत्ती के गिरने से हमारा कोई लाइफ का कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे वो दिखाया गया है कि आपका माइंड कैसे आपके शरीर को लीड करता है। ठीक है। Sue, her friend, represent care, optimism and emotional strength. तो यहाँ पे हमें फ्रेंड का जो सपोर्ट है, केयर है, ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि स्यू हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है। इमोशनल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखती है हमें। शी कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू इंस्टिल होप इन जॉन्सी। हम देखते हैं वो कॉन्टिन्यू जॉन्सी के अंदर होप भरती है। कई सारे ऐसे एक्ट करती है, उसके सामने पेंटिंग बनाती है, गाने गाती है, अच्छी बातें करती है, ताकि वो फाइट कर सके, अपनी इलनेस के साथ फाइट कर सके जॉन्सी।
However, it is Behram, the old artist, who becomes the true symbol of selfless sacrifice. लेकिन हम क्या देखते हैं, बहराम जो कि ओल्ड आर्टिस्ट हैं, वो ट्रू सेक्रीफाइस का, सेल्फलेस सेक्रीफाइस का सिंबल बनते हैं. Though he had always dreamed of painting a masterpiece, he had never achieved it. अब देखिए, कल हम लोग दो का यूज पढ़ रहे थे, राइट? तो यहाँ पे दो मतलब यद्यपि उन्होंने हमेशा ही सपना देखा है कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेंगे, कॉमा ही हैड नेवर अचीव्ड इट, पर लेकिन उन्होंने कभी इसको अचीव नहीं किया है. ठीक है. इन अ ड्रामेटिक टर्न ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, हम क्या देखते हैं, एक स्टॉर्मी नाइट होती है, बहराम पेंट करते हैं एक रियलिस्टिक आईवी लीफ को ऑन द वॉल आफ्टर द लास्ट रियल लीफ फॉल्स. क्या हम देखते हैं, जब लास्ट रियल लीफ फॉल कर जाती है तो एक आर्टिस्टिक लीफ ड्रॉ करते हैं. द पेंटेड लीफ अपीयर्स सो रियल दैट जॉन्सी बिलीव्स इट हैज सर्वाइव्ड द स्टॉर्म, राइट? And seeing the last leaf is still clinging to the wall, she regains hope and decides to live. तो ये देखिए, आपने ये सारे पॉइंट्स देखे हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो पत्ती को देखती है, उसकी होप वापस आ जाती है और वो जीने की इच्छा उसके अंदर तुरंत वापस आती है. एंड इट इज अ टर्निंग पॉइंट इन हर रिकवरी. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स आप समझ लीजिए, थीम ऑफ सेक्रीफाइस एंड होप. तो यहाँ पे होप की पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया कि कैसे होप हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेजिकली हम क्या देखते हैं, बहराम फॉल्स इल ड्यू टू एक्सपोजर टू द हार्श वेदर while painting the leaf and dies of pneumonia. तो यहाँ पे आप सेक्रीफाइस का पॉइंट दिखा रहे हैं कि हालांकि जो इनका इंटेंशन था वो तो अच्छा था, लेकिन इसकी वजह से उनकी खुद की डेथ हो जाती है, जो कि उनके सेक्रीफाइस को दिखा रहा है. एंड दैट्स व्हाई हिज लास्ट लीफ बिकम्स हिज मास्टरपीस, not just as a work of art but as an act of supreme sacrifice that saves a life. ठीक है, इन्होंने अपनी पत्ती के माध्यम से, अपनी ड्राइंग के माध्यम से किसी की जान बचाई. ओके. His death highlights the idea that true art serves humanity. उनकी डेथ क्या दिखाती है कि ट्रू आर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करती है. एंड इस तरह हम देखते हैं कि दिस स्टोरी कन्वेज दैट होप इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. होप हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट. हमारी लाइफ में अगर हम छोटा सा ही एक एक्ट करें काइंडनेस का, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है, दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट साबित हो सकता है. Through Behram's sacrifice, O. Henry emphasizes that selflessness and compassion are the highest form of human expression. क्या ये दिखाते हैं कि selflessness और compassion ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या दो क्वालिटी है किसी भी इंसान की हाईएस्ट क्वालिटीज में से एक है. This story leaves a lasting message that faith and hope can conquer even death like despair. ये क्या दिखाती है यहाँ पे कि डेथ जैसी निराशा भी किसी के जीवन में आ जाए, अगर उसकी लाइफ में कहीं से भी आप फेथ या होप ला दें तो उसके अंदर दोबारा से एक जिंदगी पनप सकती है. तो प्लीज बताइए कि क्या आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आयरनी वाला है, बहुत इजी लैंग्वेज है, इस स्टोरी की भी इजी लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम आएगी. आपको प्रॉब्लम महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इन दो राइटर्स में जरूर आएगी, वो मैं समझ पा रही हूँ, तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ठीक है. और एक और क्वेश्चन है, बहराम एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड ट्रू आर्टिस्ट. तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप आंसर नहीं कर सकते. अगर इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा तो देखिए सारे पॉइंटर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा क्या आप आंसर कर पाएंगे, भले ही दूसरी लैंग्वेज में हो, बताइए.